नमस्कार दोस्तों, आज हम करेंगे बाल भास्कर डिस्कस 23 सितंबर 2022 का। इसमें हम अनेक चीज़ें देखेंगे, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वही देखेंगे इसके अंदर, और बाकी जो जो अपने काम की नहीं है तो वो नहीं देखेंगे। नदियों के बारे में कुछ एग्जाम्पल्स दे रखे हैं। तो इसके अंदर बता रखा है 26 सितंबर को विश्व नदी दिवस बताया गया है। तो पहला क्वेश्चन है, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो गंगा नदी को हम बांग्लादेश में पद्मा नदी के नाम से जाना जाता है, और ये बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी के साथ मिलके बंगाल की खाड़ी में चली जाती है। सेकंड क्वेश्चन है, कुछ नदियों को सदा नीरा कहा जाता है। सदा नीरा का मतलब होता है जिसमें हमेशा पानी बहता रहता है, उसको सदा नीरा कहते हैं। सदावाहिनी भी बोल सकते हैं, सदा नीरा बोल सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? तो बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर है अलकनंदा नदी पे, जो उत्तराखंड के अंदर है। बद्रीनाथ का मंदिर जो चार धाम है, चार धामों के अंदर यमुनोत्री, गंगोत्री और बद्रीनाथ और केदारनाथ है। चौथा क्वेश्चन जिसके अंदर उतारा गया, ताप्ती नदी किस राज्य से निकलती है? तो ये निकलती तो मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से है, और ये फिर महाराष्ट्र में थोड़ा बहुत जाती है, उसके बाद में गुजरात से होते हुए अरब सागर में चली जाती है, जो पश्चिम साइड में जाती हुई नदी है एक। इसके अलावा जैसे पश्चिम में नर्मदा नदी भी जाती है, साबरमती जाती है, लूनी नदी जाती है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नदी को लवण नदी भी कहते हैं? तो लूनी नदी है, जो राजस्थान के अजमेर से नागपाड़ी से निकलती है और रेगिस्तान से होते हुए और रण के कच्छ के अंदर जाके विलुप्त हो जाती है ये। इसकी वजह से कई बार बाड़मेर तक तो इसका पानी मीठा रहता है, और बाड़मेर से आगे इसका पानी खारा हो जाता है या लवणीय नदी हो जाती है, इसलिए इसका नाम लूनी नदी पड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महानदी कहाँ से निकलती है? महानदी निकलती है सिहावा छत्तीसगढ़ से, जो बंगाल की खाड़ी की तरफ जाके समुद्र में मिल जाती है। बूढ़ी गंगा किस नदी को कहा जाता है? बूढ़ी गंगा गोदावरी नदी को कहा जाता है, जो ये नासिक से निकलती है, और इसको दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है, और ये प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुजरात के अहमदाबाद व गांधीनगर शहर किस नदी के किनारे बसे हुए हैं? तो ये साबरमती नदी के किनारे बसे हुए हैं, और जो राजस्थान में उदयपुर है, यहाँ से उसका उद्गम होता है, और फिर यहाँ से होती हुई ये आगे जाती है। तो गांधीनगर और ये अहमदाबाद, ये दोनों यहाँ पे है, और साबरमती आश्रम भी यहाँ पे अहमदाबाद में है। नेक्स्ट चलते हैं अपन। यहाँ पे कुछ मंदिर बता रखे हैं जो देवियों के लिए फेमस है, जो शक्ति को समर्पित ये मंदिर। तो नवरात्रि स्टार्ट हो रहे हैं, तो अभी इनके बारे में थोड़ा डिटेल से बता रखा है सभी मंदिरों के बारे में। तो जो पहला मंदिर है वो नैना देवी मंदिर है, जो नैनीताल के अंदर है, जो नैनीताल उत्तराखंड के अंदर है। तो इस मंदिर के बारे में, जो नैनी झील है तो वहाँ पे उसके उत्तरी किनारे पर है ये मंदिर, और ये सती के शक्ति के रूप में इसकी पूजा की जाती है। और ये इसको नैना देवी के बोला जाता है, क्योंकि जब शिव भगवान जब सती की मृतदेह को लेकर कैलाश पर्वत की तरफ जा रहे थे, जो अभी तिब्बत के अंदर है कैलाश पर्वत, तो उधर लेके जा रहे थे, तब अलग अलग जगह जो सती थी उसके अंग बिखर गए थे। तो उसके अंग बिखरे तो यहाँ पे इसके नेत्र गिरे थे देवी के, सती के, तो इसलिए इसको नैना देवी बोलते हैं, और नैनी झील के पास में ये मंदिर है। दूसरा मंदिर है दंतेश्वरी मंदिर, जो छत्तीसगढ़ के अंदर है, और ये दंतेवाड़ा के अंदर है। तो दंतेवाड़ा में है, और दंतेश्वरी देवी जो शक्तिपीठ है एक। तो यहाँ पे बोला जाता है कि जो सती को लेके जा रहे थे शिव भगवान, तब उनके दांत गिर गए थे, इसलिए दंतेश्वरी देवी बोला जाता है इनको। नेक्स्ट पे आइए, वैष्णो देवी जो जम्मू कश्मीर में है, ये बहुत फेमस मंदिर है और बहुत ऊंचाई पर है, और इसके अंदर ये पवित्रतम मंदिरों में माना जाता है, और जम्मू संभाग के त्रिकूट पर्वत के ऊपर स्थित है ये। और सामान्यतः माता रानी और वैष्णो के नाम से भी इसको बोला जाता है। उत्तर भारत का बहुत ही पूजनीय पवित्र स्थल है। नेक्स्ट मंदिर है दुर्गा मंदिर, जो वाराणसी है, वाराणसी के अंदर है। तो ये लाल पत्थरों से बना हुआ है, और एक अंदर इस मंदिर के अंदर की साइड में एक दुर्गा कुंड भी है। तो उसके अलावा जैसे अनुसार माँ दुर्गा ने दैत्य संहार किया था, और दैत्य का मतलब राक्षसों का राक्षसों को मार कर यहाँ पे आराम किया था। यहाँ पे बाबा भैरवनाथ, लक्ष्मी जी, सरस्वती
ये माता काली के अलग अलग मंदिर बने हुए हैं। इसके अलावा यहाँ पे तंत्रिक पूजा की जाती है। सावन के महीने में यहाँ बहुत बड़ा मनमोहक मेला भी लगता है और मंदिर को देख भी सकते हैं कि कितना सुंदर मंदिर है। इसके बाद में नेक्स्ट मंदिर भी है ज्वाला मंदिर, जो हिमाचल प्रदेश के अंदर है। ज्वाला मतलब जो जहाँ पे ज्वाला निकलती हो, आग निकलती हो। तो ये कांगड़ा, जो हिमाचल प्रदेश का कांगड़ा है, वहाँ से 30 किलोमीटर दूर है। और इसको जोत वाली माता का मंदिर या नगरकोट भी कहा जाता है। यहाँ पे मूर्ति की पूजा नहीं होती है, बल्कि यहाँ से जो पहाड़ी के ऊपर जो जो यहाँ पे हिमालय है, तो हिमालय का जो गर्भ है, गर्भ से जो ज्वालाएँ निकलती है, जो 9 ज्वालाएँ निकलती है, जो हमेशा निकलती रहती है, उनकी पूजा की जाती है। और यहाँ पे नवरात्रि के अंदर मेला वगैरह लगता है। और ये इसके अलावा जो दक्षिणेश्वर काली मंदिर है, जो कोलकाता के अंदर है। तो ये कोलकाता के अंदर जो बैरकपुर है, तो वहाँ पे है। और हुगली नदी के किनारे स्थित है एक मंदिर है ये। और इसके अलावा इस मंदिर के सामने नट मंदिर स्थित है। और दक्षिणेश्वर का माँ काली का मंदिर है, जो विश्व में बहुत फेमस है। और उसके अलावा प्राचीनतम मंदिर है ये। इसके बाद में आगे आइए, जो गांधी जी के बारे में बता रहे हैं। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाई गई है और इसी दिन अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस भी मनाया जाता है। नेक्स्ट आइए, अभी यहाँ पे कुछ हिंदी के मुहावरे दे रखे हैं। तो इसके अंदर जैसे पहला है, भैंस के आगे बीन बजाना होता है। दूसरा है, भीगी बिल्ली बनना होता है। पेट में चूहे कूदना मतलब बहुत ज़्यादा भूख लग जाना। हवा के घोड़े पर सवार होना मतलब बहुत तेज चले जाना। हाथों के तोते उड़ जाना मतलब घबरा जाना अचानक से। अंधा क्या चाहे 2 आँख मतलब जिसको जो जरूरत होती है ना वही चाहिए, उसको रुपए नहीं चाहिए, अंधे को आँखें चाहिए। ऊँट के मुंह में जीरा मतलब बहुत बड़ा शरीर और उसके अंदर एक जीरा रख दे तो मतलब वो उसके मुताबिक नहीं है। तीसरा, ऊँट किस करवट बैठेगा। ऊँट किस करवट मतलब फैसला कोई पता नहीं है, फैसला किधर आएगा। एक अनार 100 बीमार मतलब एक व्यक्ति की वजह से बहुत सारे व्यक्ति परेशान। काला अक्षर भैंस बराबर मतलब कुछ पढ़ा लिखा ना होना। खोदा पहाड़ निकली चुईया मतलब बहुत मेहनत करने के बाद में कुछ भी हासिल नहीं होना। घर की मुर्गी दाल बराबर, ओ ये तो सबको ही पता होता है। उसके अलावा मेरी बिल्ली मुझसे म्याऊं मतलब जो खुद के इंसान है वो उसी को डरा रहे हैं, उसको ही बोल रहे हैं कि भाई तुम क्या हो मेरे। उसके बाद में सांप भी मर जाए और लाठी न टूटे मतलब काम भी बन जाए और कोई नुकसान भी ना हो। विनाश काले विपरीत बुद्धि मतलब जब विपदा आए तो विपदा के टाइम पे सही से नहीं सोच पाना। इसके अलावा कुछ 2 वर्ड दे रखे हैं तो इनके सही अर्थ बताए, जैसे किंग करते हुए मुंह वोट। तो इसका मतलब होता है क्या करूँ या क्या ना करूँ, मतलब असमंजस में पड़ जाना। तो बहुत सारे लोगों को ये पता ही नहीं होता है कि ये क्या होता है। बहुत बार न्यूज़पेपर वगैरह में या कहीं भी पढ़ते रहते तो आता रहता है शब्द। इसके अलावा दूसरा वर्ड है समीक्षक। समीक्षक का मतलब होता है जो गुण और दोष अपने उनके ऊपर विचार करे, उनका पता करे। नेक्स्ट है ये लाल बहादुर शास्त्री के बारे में बता दें। तो लाल बहादुर शास्त्री का भी जन्म दिवस है 2 अक्टूबर को ही है। तो इन्होंने नारा दिया था जय जवान जय किसान जब ये प्रधानमंत्री बने थे। और इनका जन्म हुआ था 1904 में हुआ था। उसके अलावा संस्कृत भाषा में इन्हें काशी विद्यापीठ से शास्त्री की उपाधि धारण की थी, इन इसलिए शास्त्री भी बोलते हैं इनको, लाल बहादुर शास्त्री बोल। उसके अलावा 1921 के अंदर जो असहयोग आंदोलन था उसके अंदर भी इन्होंने भाग लिया था जो गांधी जी के साथ। उसके अलावा 1930 में दांडी मार्च किया था गांधी जी ने, उसमें भी भाग लिया था इन्होंने। 1942 के अंदर भारत छोड़ो आंदोलन में इन्होंने भाग लिया था, मतलब आज़ादी में बहुत सारे इवेंट्स में इन्होंने भाग लिया था। उसके अलावा जवाहरलाल नेहरू के मंत्रिमंडल में वे गृह मंत्री और रेल मंत्री रहे थे और गांधीवादी विचारधारा के थे ये, बहुत उदार व्यक्ति थे। उसके अलावा 9 जून 1964 को इन्होंने देश के द्वितीय प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी, क्योंकि जस्ट पहले ही जवाहरलाल नेहरू का निधन हो गया था। 1965 में सूखा पड़ गया था अपने देश के अंदर, तो उसकी वजह से अकाल हो गया, अकाल की वजह से अनाज की कमी हो गई। तो उस टाइम पे अमेरिका ने इंडिया को मतलब गेहूँ देने के लिए बहुत सारी शर्तें लगाई। तो फिर इंडिया को गेहूँ प्रॉपर मिल नहीं पाया, तो यहाँ भुखमरी मच गई। तो उसी टाइम पे 1966 में अपने यहाँ पे फर्स्ट हरित क्रांति लागू की गई थी, जो MS स्वामीनाथन थे उनके द्वारा। नेक्स्ट आइए, 1965 के अंदर ही पाकिस्तान ने भारत पर हमला किया था। उसके जवाब में इन्होंने मतलब
पाकिस्तान के सिंध तक जाके इन्होंने कब्जा कर लिया था। उसके बाद में पाकिस्तान की हार हो गई थी बहुत ज़्यादा, और उसके बाद में ताशकंद के अंदर जो उज्बेकिस्तान में, तो वहाँ पे शांति वार्ता हुई थी और समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। तो उसी दिन रात्रि को ताशकंद में इनका निधन हो गया, जो अभी तक एक मिस्ट्री बना हुआ है कि इनका निधन कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ, तो अभी तक किसी को पता नहीं है। और उसके बाद में उनको 1966 में भारत रत्न भी दिया गया। नेक्स्ट, अब खेलों के बारे में बताते हैं। जो नेशनल गेम्स है, जिनको राष्ट्रीय खेल भी बोलते हैं, तो अभी 36वें राष्ट्रीय खेल होने हैं जो गुजरात में होंगे। और ये जो ये गिर बैठने के जो शेर है, एशियाटिक लॉयंस है, इनका वो बनाया गया है यहाँ पे लोगो। उसके अलावा ये पहली बार गुजरात में हो रहे हैं 27 सितंबर से लेकर 10 अक्टूबर के बीच में। और उसके अलावा जो ये इसकी थीम है, सेलिब्रेटिंग यूनिटी थ्रू स्पोर्ट्स। इसके अलावा जैसे अब गुजरात के बारे में, जैसे 2 चीज़ें हैं वहाँ पे अभी बनाया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो मूर्ति बनाई थी एक बहुत बड़ी, तो उसको बोलते हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी, एकता की मूर्ति। और उसके अलावा जो गिर अभयारण्य है वहाँ पे, तो एशियाई शेर वहाँ पे एकमात्र इंडिया में पाए जाते हैं। इसके अलावा खेलों के माध्यम से एकता का जश्न मनाना, मतलब सेलिब्रेटिंग यूनिटी थ्रू स्पोर्ट्स, ये इसका उद्देश्य हो गया अभी स्पोर्ट्स गेम्स का। उसके अलावा अभी तक कुल 36 राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किया गया है। तो आखिरी बार 2015 के अंदर केरल में आयोजित किया गया था। अभी 2020 के अंदर आयोजित होना था गोवा के अंदर, लेकिन कोरोना के चलते यहाँ पे नहीं हुआ। तो अभी 2022 का संस्करण हो रहा है, जो 7 साल बाद में हो रहा है। ये खेल गुजरात के 6 शहरों में होंगे, जिसमें अहमदाबाद, सूरत, गांधीनगर, वडोदरा, राजकोट और भावनगर में आयोजित किए जाएंगे। और इस साल कबड्डी, खो खो और मल्लखम्ब, इन खेलों को भी इस सूची में जोड़ा गया है और स्वदेशी खेलों को बढ़ावा दिया गया है। पहली बार राष्ट्रीय खेलों का आयोजन 1924 में इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन द्वारा किया गया था, ताकि पेरिस में जो ओलंपिक होने थे उस साल, तो उसके लिए खिलाड़ियों को चयन किया जा सके। तब इस खेल का नाम था इंडियन ओलंपिक गेम्स, और 1940 में इसका नाम बदल के राष्ट्रीय खेल या नेशनल गेम्स कर दिया गया था। उसके बाद में अब आइए किंग्सवे से कर्तव्य पथ तक। अभी जो राजपथ था उसका नाम चेंज करके कर्तव्य पथ कर दिया गया है। तो 8 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। और ये जो कर्तव्य पथ बनाया गया है, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है, उसके द्वारा बनाया गया है। तो जो राष्ट्रपति भवन से लेके जो इंडिया गेट है ना, उसके बीच का जो रास्ता है उसको कर्तव्य पथ बोला गया है। और इंडिया गेट से जो राष्ट्रपति भवन है, तो पूरे क्षेत्र को सेंट्रल विस्टा कहा जाता है। और इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत जो न्यू संसद भवन बना है, प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति का आवास है, उसके अलावा जो अलग अलग कार्यालय है, तो यहाँ पे बीच में बने हैं। उसके अलावा कर्तव्य पथ की जो विशेषताएं हैं, तो उसके ऊपर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक प्रतिमा बनाई गई है, जो अभी हाल फिलहाल न्यूज़पेपर्स में देखी गई थी। और उसके अलावा जो नहर क्षेत्र में लोगों की, यहाँ पे दोनों तरफ पे मतलब लाल ग्रेनाइट लगाया गया है। और उसके अलावा ये 15.5 किलोमीटर का वॉक वे बनाया गया है, जो उनके उसके वहाँ पे लोग ऐसे आराम से घूम फिर सके। उसके अलावा इसके चारों तरफ हरे भरे पेड़ पौधे, रंग बिरंगे फूल वगैरह आदि लगाए गए हैं। और 16 पुल बनाए गए यहाँ पे बीच में पानी वगैरह नहर के द्वारा। आप देख सकते हो यहाँ पे इधर, यहाँ पे इसका नाम भी 3 बार बदला जा चुका है। तो पहले इसका नाम था किंग्सवे का मतलब होता है वही राजपथ ही होता है। तो स्वतंत्र जब देश आज़ाद हुआ, तो इसका नाम हिंदी में चेंज करके राजपथ कर दिया गया। बट अब जब तीसरी बार में इसका नाम चेंज किया गया है, तो अभी कर्तव्य पथ चेंज कर दिया गया है। और 26 जनवरी को राजपथ के ऊपर ही परेड का आयोजन किया जाता है, जब गणतंत्र दिवस होता है तब। ये ऊपर आप देख भी सकते हैं कि ये राजपथ के ऊपर परेड हो रही है यहाँ पे, जो अभी कर्तव्य पथ बोला जाएगा। और इसका नाम इसलिए बदला गया है क्योंकि अभी आज़ादी के 2022 के अंदर 75 साल कंप्लीट हो चुके हैं 15 अगस्त को। तो अब अभी मोदी गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि जो गुलामी के प्रतीक थे, कोई प्रतीक वगैरह थे, तो उनको है ना अब धीरे धीरे अपने देश में कम किया जाना, हटाना है उनको। उसके अलावा अब आगे हम पढ़ते हैं वीज़ा के बारे में। वीज़ा क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, तो ये सारी चीज़ें। तो विश्व पर्यटन दिवस है 27 सितंबर को। तो वीज़ा क्या होता है, जैसे वीज़ा इस टाइप का दिखता है। तो और वीज़ा की फुल फॉर्म होती है विजिटर्स इंटरनेशनल स्टे एडमिशन। अभी यहाँ पे ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होता है एक, जो किसी देश के द्वारा अन्य देश के व्यक्ति को अपने देश में आने की परमिशन देता है ये।
तो उसके अलावा दुनिया में कुछ ऐसे देश भी है जहाँ भारतीयों को जाने के लिए वीज़ा की ज़रूरत नहीं होती है। इनमें जैसे फिजी, मॉरिशस, जमैका, मकाऊ, इक्वाडोर, डोमिनिका, भूटान, नेपाल, माइक्रोनेशिया आदि देश है। जैसे बहुत सारे देश ऐसे होते हैं जिसमें मतलब ऐसे बोला जाता है कि ये उन देशों की वीज़ा की पावर बहुत ज़्यादा होती है। जैसे जापान है तो उसको बहुत सारे वर्ल्ड के अंदर 193 कंट्रीज़ के अंदर से लगभग 150 कंट्रीज़ में से आने जाने की बिना फ्री वीज़ा के आ जा सकते हैं वो लोग। जैसे सिंगापुर हुआ, और भी कई कंट्रीज़ है जिनको आने जाने की सुविधा होती है। अभी यहाँ पे वीज़ा 8 प्रकार का बता रखा है। तो इसके अंदर है, पहला है डिप्लोमेटिक वीज़ा, जो सिर्फ राजनयिक होते हैं उन्हीं को दिया जाता है, डिप्लोमेट्स को ही। तो इसका रंग मैरून कलर का होता है। जैसे IAS, IPS और सरकारी विभाग के मिनिस्टर्स वगैरह और भी वो लोग होते हैं ना, उन्हीं को लिए रिजर्व रहता है। दूसरा है इमिग्रेंट वीज़ा, जिसको एक प्रवासी वीज़ा बोलते हैं। तो इसके द्वारा एक व्यक्ति जब दूसरे देश में स्थायी रूप से रहना चाहता है ना, तब ये दिया जाता है। तीसरे टाइप का वीज़ा है ट्रांजिट वीज़ा। इसमें क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिनों के लिए वैलिड हो सकता है ये। और जब व्यक्ति क्या होता है, जब किसी को किसी अन्य देश से होते हुए जाना पड़ता है, जब बीच के अंदर अगर दूसरे देश में ठहरना पड़ जाए या रुकना पड़ जाए थोड़ी देर के लिए, तो ट्रांजिट वीज़ा दिया जाता है। चौथा है ऑन अराइवल वीज़ा। तो यहाँ पे क्या होता है कि वो व्यक्ति उस देश में जाने के लिए तो पासपोर्ट होता ही है। उसके बाद में वो वहाँ पे चला गया, जो भारत रिपब्लिक है तो उसका, इंडियन रिपब्लिक का वो दिया जाता है पासपोर्ट। उसके बाद में वो वहाँ पे चला गया, तो वहाँ पहुँचने के बाद में उसको वीज़ा दिया जाता है, तो उसको बोलते हैं ऑन अराइवल वीज़ा दिया जाता है। और इसकी वैधता अगले वाले देश के ऊपर निर्भर करती है कि कितने दिन का ये वीज़ा वहाँ पे दिया जाएगा। 5वें नंबर का है टूरिस्ट वीज़ा। इसमें क्या होता है, जब वहाँ पे उस देश में जाके हम आसानी से घूम फिर सकते हैं, और ये यहाँ पे बट व्यापारिक गतिविधियाँ नहीं कर सकते। उसके बाद में 6 नंबर का है बिजनेस वीज़ा। यहाँ बिजनेस वीज़ा इसलिए दिया जाता है कि कोई भी व्यक्ति उस देश में जाके और बिजनेस कर सकता है। और 7वें नंबर का है वर्क वीज़ा। वर्क वीज़ा में क्या है, कोई भी व्यक्ति उस देश में जाके कोई भी जॉब या काम कर सकता है। जैसे अमेजन कंपनी है, गूगल है, तो अमेरिका में यहाँ से अपने इंडिया से बहुत सारे लोग जाते हैं, तो वो वहाँ पे वर्क करते हैं। ये 8वां नंबर का है स्टूडेंट वीज़ा। तो दूसरे देश में पढ़ाई करने के लिए स्टूडेंट्स जाते हैं। जैसे रूस हो गया, यूक्रेन हो गया, चाइना, अमेरिका, ब्रिटेन, बहुत सारे देशों में स्टूडेंट वीज़ा लेके बच्चे जाते हैं पढ़ने के लिए। तो वहाँ से उनको मान्यता प्राप्त शिक्षा संस्थान में प्रवेश और वित्तीय सहायता का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होता है। उसके बाद में उनको ये स्टूडेंट वीज़ा मिल जाता है। ये वीज़ा का फॉर्मेट होता है, जिसके अंदर ऊपर लिखा होता है भारत गणराज्य, रिपब्लिक ऑफ इंडिया। यहाँ पे ये नाम लिखा होता है, उसके अलावा वीज़ा का कोड वगैरह लिखा होता है, ये सारा कुछ है। और ये सिग्नेचर वगैरह है, ये सारा कुछ। उसके बाद में हम देखते हैं, और यहाँ वैलिडिटी भी लिखी होती है वीज़ा की, कितने से इतने दिन तक वीज़ा। अभी यहाँ पे हम पढ़ते हैं कुछ अनोखी चीज़ें हैं, जिसके अंदर एक है मछली स्टिंगरे। अभी स्टिंगरे क्या होती है, ये ऐसे कलर में होती है, इस टाइप की होती है। और इसमें क्या होता है, ये मछली समुद्र के तल के नीचे रहती है, और यहाँ पे जो रेत होती है समुद्र तल में, वहाँ छिपके रहती है। और इसका शरीर पतला होता है, तो इसको छिपने में सहायता होती है। ये चौड़ाई में होती है, चौड़ी होती है, बट पतलाई में ऐसे पतली होती है, ज़्यादा वो नहीं होती है। अब इस मछली क्या होती है, मछली जैसे ऐसे दिखती है, तो इसके पूँछ दे रखी हुई है, जैसे इसकी पूँछ में जहर होता है, और ये लगभग 8 इंच लंबी होती है। जब स्टिंगरे जब डर महसूस करती है खुद के अंदर, तो पूँछ की एक बाले की तरह ये सख्त कर लेती है। और ये एक समुद्री मछली है जो शार्क प्रजाति से संबंधित है। तो इसके अलावा इसके अंदर ये अंडे नहीं देती है, खास बात इसकी ये अंडे नहीं देती है स्टिंगरे। ये 2 से 6 बच्चे देती है एक बार के अंदर। उसके अलावा ये स्टिंगरे, ये देखो पूँछ इसकी लंबी सी है। वयस्क स्टिंगरे मछली का वजन लगभग 350 किलो के लगभग होता है, और इसको स्टिंगरे के समूह को अंग्रेजी में फीवर कहते हैं। उसके अलावा इसके शरीर में कंकाल नहीं होता है, इसके शरीर में स्केलेटन नहीं होता है। इसके शरीर में रीढ़ की हड्डी होती है जो पूँछ तक होती है, और इसकी पूँछ देख सकते हो आप, यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी लंबी है। और इसका जीवन काल होता है 15 से 20 साल तक ये जीती है। और दुनिया में इसकी करीब 200 प्रजातियाँ पाई जाती है। इनके मुंह, नाक, गलफड़े वगैरह होते हैं तो बहुत छोटे होते हैं, इसके शरीर के नीचे की तरफ होते हैं। जो शरीर के नीचे की तरफ मतलब ये देखो, ये नीचे की साइड है इसका मुंह। और उसके अलावा ये अपनी पूँछ से डंक मारकर जो शिकार होता है इसका, उसमें जहर डाल देती है, तो उसकी वजह से उसको बेहोशी आने लगती है, उसको लकवा मार जाता है, तो उसके बाद में इसको आसानी से पकड़ के निगल लेती है। इसके बाद में हम नेक्स्ट पर देखते हैं
अपलोडिंग और डाउनलोडिंग प्रोसेसिंग क्या होती है। तो इसके बाद में हम ये देखते हैं कि जैसे अपलोडिंग क्या होती है। सबसे पहले तो अपलोडिंग ये होती है कि जैसे कोई भी फाइल या डाटा है तो अपने डिवाइस के द्वारा, जैसे कंप्यूटर हो गया, मोबाइल हो गया या कोई टैबलेट हो गई, तो उसके द्वारा अपन क्या करते हैं, इंटरनेट के थ्रू उस डाटा या फाइल को अपलोड कर देते हैं। जैसे उसको बोलते हैं कि छोटे पेरिफेरल सिस्टम से बड़े पेरिफेरल सिस्टम के अंदर कॉपी कर देना, उसको अपलोडिंग कहते हैं। और ये अपलोडिंग की स्पीड होती है डाउनलोडिंग की तुलना में हमेशा कम होती है, क्योंकि एक छोटे यूजर के से बड़े यूजर में डाल रहे हैं तो वहाँ पे टाइम लगता है। उसके अलावा जैसे इसके एग्जांपल है, फेसबुक पर हम अपनी पोस्ट अपलोड कर रहे हैं, यूट्यूब पे वीडियो अपलोड कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं इसके। उसके अलावा जो डाउनलोडिंग होती है, डाउनलोडिंग इंटरनेट की मदद से की जाती है और ये अपने डिवाइस में सेव हो जाती है। उसके अलावा अपने डिवाइस के अंदर पर्याप्त स्पेस भी होना चाहिए इसको डाउनलोड करने के लिए, और इसको डिलीट भी कर सकते हैं। और इसके अंदर वायरस से खतरा भी हो सकता है, तो उससे भी एंटीवायरस डालना चाहिए उससे बचने के लिए। उसके अलावा जब हम इंटरनेट पे जैसे कोई फिल्म देख रहे हैं, गाना वगैरह देख रहे हैं, कुछ भी डाउनलोड कर रहे हैं, तो वो सारा कुछ डाउनलोडिंग हो गया। इसके बाद में कुछ अजब वजब चीज़ें दे रखी है इसके अंदर। तो जैसे है पहला चपटा कर्मी, जिसको प्लेटफॉर्म बोलते हैं। इसमें इसकी खास बात क्या है, ये मतलब बिल्कुल ऐसे चपटा सा होता है, टेबल के ऊपर रख दो तो ऐसे चपटा सा दिखेगा, जिसमें ये दिख रहा है, आराम से देख सकते हैं। इसमें क्या होता है, इसका सिर कट जाता है तो इसका सिर दोबारा से है। और उससे भी खास बात ये है कि इसका सिर कटने के बाद में दोबारा जो नया सिर आता है तो उसकी यादें वापस लौट आती है पूरी। इसकी खास बात और भी है। उसके अलावा जो दूसरा है बनाना पाइथन, जो एक ये देखिए केले की तरह दिख रहा है बिल्कुल, तो ये स्पेशल टाइप का है ऐसे पाइथन। उसके अलावा जो दुनिया की जो सबसे महंगी लकड़ी है वो अफ्रीकी ब्लैकवुड है, जो ये डायग्राम में यहाँ पे दिख रही है। तो ये 7 लाख रुपए प्रति किलो तक होती है। इसके अलावा ये इसका पेड़ तैयार होता है वो 60 साल लगभग लग जाते हैं। और इसकी लकड़ी से शहनाई, बांसुरी, गिटार वगैरह और बहुत महंगे महंगे फर्नीचर, या किसी को कुछ कर बनाना है अलग से कुछ, तो वो बनते हैं। उसके अलावा जो ये डॉल्फिन्स दे रखे हैं, तो डॉल्फिन्स के अंदर जो नर डॉल्फिन्स होता है उसको बुल्स बोलते हैं और जो मादा डॉल्फिन्स होते हैं उसको काऊ बोलते हैं, और ये हमेशा ऐसे जोड़े में ही होते हैं। इसके अलावा बोला जाता है कि मनुष्य के बाद में डॉल्फिन्स ही सबसे ज़्यादा समझदार है। उसके बाद में आइए, जो आईब्रोज के बीच की जो खाली जगह होती है, जो ये राइट का निशान लगाया हुआ है, उसको गलाबेला बोलते हैं। उसके अलावा जो ये आपको केले दिख रहे हैं ब्लू कलर टाइप के, तो इनको बोलते हैं ब्लू जावा, इस केले का नाम है। और ये स्वाद में वेनिला आइसक्रीम जैसा होता है। और ये मूल रूप से दक्षिण पूर्वी एशियाई देश हैं, जिनके अंदर जैसे इंडोनेशिया, मलेशिया, पापुआ न्यू गिनी, ये सारे देश हैं, इनके अंदर पाया जाता है ये। इसके अलावा अब हम देखते हैं जो अभी एलिजाबेथ द्वितीय का निधन हो गया है, तो अभी ये ऊपर लिख रखा है योर मैजेस्टी मैम। तो मतलब इनको जब संबोधित किया जाता है तो सबसे पहले योर मैजेस्टी बोला जाता है, उसके बाद में मैम बोल के इनको संबोधित किया जाता है। और ये ब्रिटेन में सबसे लंबे समय तक राज करने वाली महारानी है, जिनका नाम एलिजाबेथ सेकंड है। 8 सितंबर को अभी इनका 96 ईयर की एज में स्कॉटलैंड में इनका निधन हो गया है। और इनका पूरा नाम है एलिजाबेथ अलेक्जेंडर मैरी था। उसके अलावा इनका जन्म 1926 में लंदन में हुआ था। और ये जो राजा जॉर्ज षष्ठम और राजमाता रानी एलिजाबेथ की प्रथम संतान थी। और ये उनका 70 वर्ष 214 दिनों तक शासन किसी भी ब्रिटिश सम्राट की तुलना में सबसे बड़ा, और किसी भी महिला राष्ट्राध्यक्ष के रूप में सबसे लंबा शासनकाल रहा है। और उसके अलावा 6 फरवरी 1952 से 2022 तक वो अपनी मृत्यु तक यूनाइटेड किंगडम की और अन्य राष्ट्रमंडल प्रजाभूमियों की महारानी थी, जिसके अंदर 32 विभिन्न संप्रभु राज्यों की रानी बताया गया इनको, जो अभी उनमें से 15 के सम्राज्ञी महारानी के रूप में उन्होंने राज किया है। उसके अलावा 1947 में यूनान और डेनमार्क के पूर्व राजकुमार थे फिलिप, तो उनसे उनका विवाह हुआ और 2021 में उनके पति फिलिप की भी मृत्यु हो गई थी। इसके बाद में 1952 में वे 7 स्वतंत्र राष्ट्रकुल देशों की रानी बनी थी, जिनके अंदर यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, पाकिस्तान और सिलोन, जिसको आज श्रीलंका बोलते हैं। उसके अलावा साथ ही ये राष्ट्रमंडल की प्रमुख भी रही है। राष्ट्रमंडल वो देश है जहाँ जहाँ ब्रिटेन ने राज किया है। ये सारा कुछ है। और इनके जीवन में जैसे 1953 में उनका राज्याभिषेक हुआ था। 1977 में अब यहाँ पे इन्होंने अपने शासनकाल की सिल्वर जुबली, जिसको रजत जयंती बोलते हैं, सिल्वर जुबली 25 ईयर के
टोटल 25 ईयर होने पे सिल्वर जुबली बनाई जाती है। सेकंड नंबर है 2002 में इन्होंने गोल्डन जुबली बनाई थी, जो इनके शासनकाल के 50 वर्ष पूरे हो गए थे। उसके बाद में 60 वर्ष जब कंप्लीट हुए इनके शासनकाल के 2012 में, तभी इन्होंने हीरक जयंती बनाई थी, जिसको डायमंड जुबली भी बोलते हैं। उसके बाद में 70 वर्ष कंप्लीट इनके शासनकाल के होने पे इन्होंने 2022 में प्लेटिनम जुबली बनाई थी। तो ये सारा कुछ है। उसके अलावा इन्होंने ये दूसरे नंबर पे है जो दुनिया में सबसे लंबे टाइम तक शासनकाल किया है इन्होंने। इनके आगे बस केवल फ्रांस के जो लुई चतुर्दशम थे, जो 14वें नंबर के थे, उनका शासनकाल इनसे ज़्यादा है। इसके अलावा इनका अलग अलग देशों में जो राष्ट्रमंडल देश थे तो उनके अंदर अलग अलग नाम है। जैसे जमैका के ऊपर भी ब्रिटेन ने राज किया था, तो वहाँ पे क्वीन ऑफ जमैका एंड हर अदर रियाल्म्स एंड टेरिटरीज बोलते हैं। और जबकि ऑस्ट्रेलिया में क्वीन ऑफ ऑस्ट्रेलिया एंड हर अदर रियाल्म्स एंड टेरिटरीज बोला जाता है। बस, थैंक यू।